तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले ज़रूरी है कि इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से आपको मिलवा दूं। तो मुझे लगता है कि पहले आप इनसे मिलिए और इनका गाना सुनिए। गाना सुनने के बाद वापस लौटता हूँ और फिर इनके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि कहानी आज इन्हीं के ऊपर है। तारी आँखों में जो ख्वाब है, बेख्वाब में बड़ी जान, तारी पलकारे आगोश में। तो गाना सुना आपने, शक्ल सूरत देखिए, गाना देखिए, वीडियो देखिए, कमाल की आवाज़ और सच में बहुत खूब गाया, एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह। और इन भाई साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। उस चैनल का बाकायदा नाम है न्यारो राजस्थान ऑफिशियल। हालांकि सब्सक्राइबर अभी कम है, करीब 1700, 1.7 के, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइबर को साइड रखिए। ऊपर वाले ने सुर भी दिया, आवाज़ भी दी, गला भी दिया और शक्ल सूरत भी दी और बेहतरीन गाना। तो इनसे मिल लिए, इनका गाना भी आपने सुन लिया, इनके बारे में आपको बता भी दिया। और इनका पूरा जो नाम है वो है भरत लाल मीणा। भरत लाल मीणा। तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। शौक सिंगिंग का है, गाना गाते हैं और सिंगिंग में प्लेबैक सिंगर भी बनना चाहते हैं। अपना अच्छा वीडियो एल्बम भी निकालना चाहते हैं और संगीत की दुनिया में चमकना चाहते हैं। हर कलाकार का ये सपना होता है, शौक़ होता है और बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने आपको नवाजा है तो फिर आप उस मकाम तक जाएं, वहाँ तक जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके चाहने वाले लोग आपको सराहें, आपको सुने, आपको देखें। तो भरत लाल मीणा की ये वाली तस्वीर और ये सारी चीज़ें तो देख ली। अब एक भीड़ की सिर्फ तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि पूरी तस्वीर विजुअल दिखा नहीं पाऊँगा, बस ये तस्वीर देख लीजिए। अब इस तस्वीर की भी कहानी सुन लीजिए। हुआ ये कि बात इसी फ्राइडे की है, लास्ट 23 फरवरी सुबह का वक्त था और जगह जो थी वो जयपुर में एक जगह है झोटवाड़ा। तो झोटवाड़ा में एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक खुलने का टाइम सुबह करीब 10 बजे। सुबह 10 बजा। सबसे पहले बैंक के मैनेजर, चूँकि चाबी उनके पास होती है, जो ब्रांच मैनेजर है वो पहुँचे। उनके साथ कुल 3 और लोग बैंक में पहुँचे। ताला खुला, बैंक के अंदर दाखिल हुए, सबने अपनी अपनी सीट संभाली और अब ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला है। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड, बाकी कैशियर, सब ने अपनी अपनी जगह ले ली। लेकिन अभी ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू होता, तभी अचानक 2 लोग बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। देखकर लगा ये भी कस्टमर है, लेकिन चेहरा दोनों का ढका हुआ। अब बैंक की एक महिला मुलाजिम, उन्होंने जब चेहरा ढका हुआ देखा, तो आप देखेंगे एटीएम पे भी लिखा होता है, बाकी बैंक में भी, कि आप अपना चेहरा ढके नहीं, क्योंकि क्या पता पर्दे के पीछे कौन है और कोई लूट वूट कर चला जाए। तो उन्होंने कहा कि भैया बैंक के अंदर ये क्यों पहने हुए हो? अच्छा, वो कोरोना वाला मास्क भी नहीं था, बाकायदा चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तो उन्होंने जब टोका तो अचानक उनमें से एक शख्स ने अपने जेब से एक पिस्टल निकाल ली और उस महिला मुलाजिम की तरफ देखा और बोला, खामोश हो जाओ। इसके बाद बैंक के मैनेजर और जितने लोग दिखे उन सबको ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। तब तक उनका दूसरा साथी भी बैंक के अंदर, अब उसके हाथ में भी हथियार। बाकी बैंक के मुलाजिमों को समझ में आ गया कि मामला क्या है, बैंक लूटने वाला है। एक साथी जो 2 थे, उसके बाद वो बाहर गेट पे जाके खड़ा हो गया ताकि बाहर से अंदर आने वालों पे नज़र रख सके। अब दूसरा जो है वो कैशियर के पास पहुंचा और उसने कहा कि भाई ये बताओ, माल कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, चाबी दो, खोलो और मैं लेके जाऊँ, वरना गोली मार दूंगा। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, बैंक वाले स्टाफ, अब सामने मौत खड़ी है, पिस्टल है तो आदमी डरेगा ही। वो सब कुछ ऐसे ही था, डरे हुए लोग थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो खजाने की तरफ बढ़े, यानी कि जहाँ नोट रखे हुए थे बैंक के, और वहाँ पर जो कैशियर बैठे हुए थे, कैशियर के पास ही पैसे थे। सुबह बैंक खुला तो काफ़ी कैश होता है, लोग निकालने आते हैं, विड्रॉ करने। तो वहाँ पे उस वक्त कैशियर साहब थे, उनकी ड्यूटी जो थी, उनका नाम है नरेंद्र सिंह शेखावत। अब एक लुटेरा उनके पास पहुंचा और उसने कैश निकालने की कोशिश की,
हाथ में पिस्टल है, लेकिन शेखावत साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सीधा उस लुटेरे के पिस्टल पे हाथ पे ही मार दिया और इसके बाद फिर उसको घसीटते पकड़ते दोनों में गुत्थम गुत्थी। अब वो उलझ पड़े। अब अचानक इस हमले से लुटेरा भी घबरा गया। इसके बाद दूसरे लुटेरे ने देखा कि उसके एक साथी को पकड़ लिया है, तो उसने पहले धमकाया और फिर गोली चला दी। एक एक करके 3 गोली कैशियर शेखावत को लगी। एक सीने पे लगी, एक पेट पे लगी, एक और किसी जगह पे लगी। लेकिन भाई ने छोड़ा नहीं, लेकिन जो गोली चला रहा था उन्होंने उसको भी दबोच लिया। अब एक कैशियर जिसके जो जख्मी है, 2 लुटेरों को पकड़े हुआ है, लेकिन 3 गोली लग चुकी थी। हिम्मत जवाब दे दी थी। एक हाथ ढीला पड़ा, एक लुटेरा भाग गया, लेकिन दूसरे को छोड़ा नहीं। तब तक ये जो गोली की आवाज़ चली, आस पड़ोस बैंक के दुकानें हैं, काफ़ी मार्केट है पूरा। वो लोग बैंक के अंदर घुसे, उन्होंने देखा ये खून से लथपथ कैशियर और एक को दबोचे हुआ है। अब वो लोग टूट पड़े उस लुटेरे पर, उसको पकड़ा, खूब पिटाई की। इत्तेफाक से एक महिला कांस्टेबल जा रही थी, उन्होंने जब भीड़ देखी पिटाई करते हुए लोगों को हटाया, एक रस्सी ली और वहीं पर उसको बांध के रख दिया। बाकी अपनी फोर्स बुलाई। अब दूसरा लुटेरा भाग गया, एक यहाँ कब्जे में। थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है। जब पुलिस आई, नकाब हटा उस लुटेरे के चेहरे से, तो नकाब के पीछे जो चेहरा सामने आया वो वही चेहरा था जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। भरत लाल मीणा, एक सिंगर, एक यूट्यूब पे अपना चैनल खोलने वाला, एक इस देश का बड़ा सिंगर बनने का सपना पाले हुआ शख्स, जिसकी आवाज़ भी अच्छी, जिसकी शक्ल सूरत भी अच्छी, और गाने की दुनिया में अपना एक अलग मकाम, एक नाम कमाना चाहता था। लेकिन वो तस्वीर और ये तस्वीर जब नकाब हटा, भीड़ के बाद पुलिस आई, तो दोनों चेहरे एक थे। अब ये देखकर और जब पुलिस ने पूछा तुम कौन, तब उसने बताया कि मैं ये, तो पुलिस वाले भी चौंक गए कि एक शख्स जो राजस्थानी फोक के साथ साथ बाकी गाने गाता है, ऊपर वाले ने इतनी अच्छी आवाज़ नवाजी, इतना अच्छा गला दिया, सुर दिया, संगीत की समझ दी, और वो शख्स हाथ में पिस्टल लिए एक बैंक में घुसकर बैंक लूट रहा है। खैर, उस घायल से उसके बाकी पूछा गया तुम्हारा दूसरा साथी, तो पता चला कि उसका दूसरा साथी जो है उसी का कज़न है, मौसेरा भाई है। 2.5 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। अब दोनों को बिठाया गया, पूछताछ शुरू हुई, कैसा क्यों। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि जब कोरोना आया उसी टाइम में, उससे पहले से ही गाने का शौक था बचपन से भरत लाल मीणा को, राजस्थान का रहने वाला। तो वो गाना गाता था, उसके दोस्त लोग उसकी बड़ी तारीफ़ करते थे। फिर धीरे धीरे आपने देखा सोशल मीडिया का दौर आया, किसी ने सलाह दी यूट्यूब पे तुम अपने गाने को बनाओ और अपलोड करो। तो उसने फिर यूट्यूब की तरफ रुख किया और यूट्यूब पर अपना एक चैनल खोल दिया, और उस चैनल के ज़रिए, जिसका इसने नाम रखा नयारो राजस्थान ऑफिशियल, अपने गाने डालने लगा। लोगों ने सराहा भी, लेकिन मेहनत कर रहा था, उसको लग रहा था कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अब आजकल तो आपको पता है दुनिया में क्या हो गया है। पहले कुछ और गम थे इस दुनिया के, बहुत सारे मसले थे। अब आ गया है व्यूज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यही दुनिया है। तो वो भी इसी दुनिया का मारा। उसे लगा यार बाकी बहुत सारे लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं बढ़ रहे। और अब तक बहुत ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है, एकदम प्योर संगीत ही उसकी दुनिया है। वो अपना कर रहा है, गाने वाने शूट कर रहा है, डाल रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। 2022 में उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दिया, बल्कि 2021 के एंड में। उसने कहा देख तेरी आवाज़ अच्छी है, तू गाता अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन तेरे सब्सक्राइबर जो नहीं बढ़ रहे हैं उसकी वजह है आजकल कंपटीशन बहुत है, तेरी जो क्वालिटी है, चाहे वो वीडियो की, बाकी चीज़ों की, वो थोड़ी सी कम है। तुझे इसमें सुधार करना पड़ेगा। तू एक काम कर, तू बेहतरीन कैमरा खरीद जिससे तू वीडियो शूट करे, या फिर महंगा मोबाइल ले। फिर तू कोई वीडियो एडिटर हायर कर, या रख उसको, पैसे हैं तेरे पास तो, जो अच्छे से उसकी एडिट करे। तू कैमरा पर्सन ले, अगर मोबाइल से भी नहीं करना है और अच्छा कैमरा और ख़रीदेगा तो बेहतर होगा, तो एक कैमरा खरीद, कैमरा पर्सन ले जो बेहतर शूट करे। तो ये सारी चीज़ें करेगा तो तेरे सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ेंगे। ये बात उसके दिल पे लग गई
उसने कहा कि यार ऐसा है, और फिर तारीफ़ हो ही रही कि गला तो अच्छा है, आवाज़ अच्छी है। उसने कहा ठीक है, लेकिन अब उसके भाई जो है 2 कज़न, उन्होंने कहा भाई ये तो ठीक है, लेकिन तू कैमरा ख़रीदेगा या फिर महंगा मोबाइल ख़रीदेगा या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए इक्विपमेंट्स लेगा, कैमरामैन अगर तू हायर भी करेगा तो इस पर तो काफ़ी खर्चा है, कम से कम कई लाख रुपए लग जाएंगे। इसने कहा हाँ ये तो है, पैसे इतने हैं नहीं। तभी उसका एक कज़न जो इस दुनिया में नहीं है, उसने उसको आइडिया दिया कि देख हम लोग बैंक लूटते हैं, बैंक लूटने से 2 फायदे होंगे, एक पैसा होगा, हमारी ज़िंदगी ठीक ठाक चलेगी, दूसरा तेरे जो शौक़ है वो तेरे पूरे हो जाएंगे, तो ये अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगा, तू अपने जो यूट्यूब पे जो गाने हैं तेरे उसको तू ढंग से प्रमोट कर सकेगा, तो उसके लिए तू ज़रूरी सामान भी खरीद सकेगा। भरत मीणा को ये बात जच गई, बट फिर ये तय हुआ कि देखो यार हमारे ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है और लालची लोग हैं नहीं, क्रिमिनल बैकग्राउंड था नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ 1 साल में 1 बैंक को लूटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा ये जो प्लान चला, अब ये अभी तक राज है कि फरवरी का महीना क्यों चुना, लेकिन ये हुआ कि जो भी बैंक लूटेंगे साल में सिर्फ फरवरी के महीने में लूटेंगे और किसी महीने में, 11 महीने में बाकी नहीं। और जब जब फरवरी का महीना आएगा हम 1 बैंक को लूटेंगे। इन्होंने कहा तय। 2021 के एंड की बात थी, 2022 फरवरी आ गया। अब इन्होंने दिसंबर 2023 बल्कि 21 से ही रैकी करनी शुरू की इधर उधर। तभी राजस्थान में एक जगह है विधायकपुरी इलाके में भी ये रैकी की। तो ये सबसे पहले देखते थे कि इस बैंक के इर्द गिर्द कितनी जगह चेक पोस्ट है, रास्ते कैसे हैं, कितनी चौड़ी सड़कें हैं, आसपास में दुकान कैसी है, लोगों के घर हैं कि नहीं, वो लोग कैसे हैं, बहुत बोल्ड हैं कि नहीं है, उस बैंक की सिक्योरिटी कितनी है, बैंक के जो मुलाजिम हैं उनकी उम्र कितनी है, क्या वो पकड़ सकते हैं नहीं पकड़ सकते हैं, कैमरे कहाँ कहाँ हैं। तो ये सारी रैकी होती 3 भाइयों में, तीनों कज़न। और करने के बाद फिर फरवरी का महीना चुन लिया गया। तो 8 फरवरी 2022 को इन्होंने पहली बैंक रॉबरी की इस विधायकपुरी थाने में जो बैंक था, और वहाँ से इन्होंने इसी गन पॉइंट पे 15,80,000 बल्कि 30,000 15,30,000 रुपये उस बैंक को से लूटे। गन पॉइंट पे लूट के चले गए। चेहरा ढका हुआ था, किसी को पता नहीं, वो केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद लूट के पैसे अच्छे खासे थे, 15 लाख। फिर भरत मीणा के हिस्से के भी पैसे आए, उसने पैसे से अपना शौक़ पूरा किया, उसने महंगा मोबाइल लिया, उसने एक कैमरामैन जिसको शूट करने की तमीज़ हो, जिससे शिकारपुरी टाइप, तो वो लिया। उसके बाद एडिट, म्यूज़िक, इन सब के लिए उसने इधर उधर से जो भी हायर कर सकता था वो किया, और फिर अपना गाना यूट्यूब पे डाला। बाकी पैसे बटे, उससे अपनी ज़िंदगी चल रही है। फिर उन्होंने कहा यार अब ये ऐसे काम करना है तो कहीं किराए के घर में रहना पड़ेगा, ताकि कभी इधर उधर पुलिस ढूंढे तो अपने घर तक ना पहुँचे। फिर ये सभी भाई पहुँच गए जयपुर में इन्होंने किराए का घर लिया और यही बताया कि म्यूज़िक के शौकीन हैं, सिंगर हैं, और अपना वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे साल बीत गया, 2023 आने वाला था। अब इन्होंने कहा कि 2023 में कहाँ करना, तो फिर रैकी की। फरवरी का महीना आया और अजमेर रोड पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक, वहाँ इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी कम है, नाकेबंदी कम है, चेक पोस्ट कम है, पुलिस वाले कम होते हैं, बैंक के मुलाजिम भी ठीक ठाक उम्र के हैं, आसपास में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इनको रोक सके। तो उसी पिस्टल के दम पर इस इंडियन ओवरसीज़ बैंक में घुसे और यहाँ से 10,73,000 रुपये, 10,73,000, यानी 2 इंस्टॉलमेंट में 25 लाख इधर और करीब 26,03,000 रुपये लूट चुके थे। इसके बाद फिर इसने अपना वीडियो बनाने में यूज़ किया, सारी चीज़ें की। फिर अब तीसरा साल आ रहा था, 2024 आ गया। 2024 में इन्होंने कहा कि खूब रेकी की। इन्होंने कहा यार इस बार कहाँ ट्रैवल करेंगे, जयपुर में है, जयपुर में ही एक सही जगह ढूंढ लेते हैं, चेहरा तो कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि नकाब होगा और पिस्टल है, और ऐसे जगह चुनेंगे जहाँ पे कमज़ोर लोग हों। तो उन्होंने इस बार पंजाब नेशनल बैंक को चुना जयपुर में, और पहुँच गए वहाँ फ्राइडे 23 तारीख को। लेकिन इत्तेफाक से एक कैशियर सिर्फ, जो शेखावत, हाथ में पिस्टल, 3 गोली खाया, लेकिन उसके बावजूद पकड़ ढीली नहीं की
और पकड़ा जिस शख्स को वो यही भरत लाल मीणा था, जिसने सिर्फ अपने गाने को प्रमोट करने के लिए, अपने YouTube चैनल को, सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए गलत रास्ता चुना। और इस गलत रास्ते का अंजाम ये हुआ कि अब ये सिंगर हवालात में है। अब शायद अगले कई सालों तक जेल के कैदियों को, या उससे पहले पुलिस कस्टडी में रहेगा तो पुलिस वालों को राजस्थानी और बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने जो हैं वो सुना सुना कर उनका मनोरंजन करे। लेकिन एक अच्छा खासा सिंगर, एक अच्छा खासा आने वाले टाइम में हो सकता था कभी कोई, क्योंकि लक बड़ी अजीब चीज़ है, कब किसके पास टपक जाए और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। भरत लाल मीणा के साथ भी हो सकता था, लेकिन अफसोस एक गलत फैसला और सब कुछ खत्म। तो ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अब्दुल खादर खान, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अब्दुल खादर। और ये अफसर खान के बेटे हैं। साथ ही सूमो, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सूमो। और ये मार्टिना मल्होत्रा जी के हस्बैंड हैं सूमो साहब, और इनके बेटे हैं ध्रुव। अभी ध्रुव जुरैल हमारे हीरो रहे हैं चौथे टेस्ट में जीत के, तो ये भी उनके बेटे भी ध्रुव हैं, एक दिन ये भी ध्रुव की तरह चमकेंगे, यही दुआ है। और ये लोग स्वीडन में रहते हैं। साथ ही आनंद यादव, इनका भी जन्मदिन, लेकिन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आनंद यादव। साथ ही नवीन चौधरी, इनका भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा अभिषेक त्रिपाठी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। शिव कुमार पिल्लई, इन्होंने सवाल पूछा है कि जब गलत फैसला कोई सुनाता है, या गलत का मतलब ये है कि ऐसे सामने सबूत चीख कर कह रहे हैं कि ये केस फर्जी है, पुलिस मिली हुई है, फिर भी जज ऐसे फैसले कैसे सुना देता है। मुझे लगता है शायद इन्होंने ये उस क्रिमिनल लॉयर के ऊपर जिन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी उस पर अपना रिएक्शन दिया। तो इनका सवाल है कि क्या जज पर कार्रवाई होती है? गलत फैसले के लिए जज पर कार्रवाई नहीं होती। होता यह है कि उस फैसले को आप नहीं मानते तो ऊपरी अदालत में जाइए, चैलेंज कीजिए। लेकिन हाँ, ये तो दिखता है, जो नहीं दिखता है वो ये है कि अगर एक कोर्ट में एक जज लगातार गलत फैसले कर रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके उस जजमेंट को ध्यान से देखती है, और ये भी देखती है कि उस जज ने किस किस एविडेंस को ध्यान से देखा, किसको नज़रअंदाज किया, कहाँ पे वो जज इस तरह के फैसले दे सकता था। तो ऐसे जजों की एक लिस्ट बनती है, बाकायदा उसके हर जजमेंट की मॉनिटरिंग होती है। और आने वाले वक्त में जब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो उसके इसी सेशन कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर उसका एक तरह से प्रमोशन होता है। अगर उसके जजमेंट ज़्यादातर कंट्रोवर्शियल है, ठीक नहीं है, तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुँचने में बहुत वक्त लगता है, या शायद पहुँच ही नहीं पाता। तो एक तरह से वहाँ इस तरह की सज़ा मिलती है। साथ ही विनी द्विवेदी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। अजीत वर्मा लखनऊ से हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। बबीता अकुपायल, थैंक यू सो मच। आशीष जकाते, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा मधु सिंह राजपूत, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। हिमांशु, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। डॉक्टर साइको MBBS सेकेंड ईयर में है। अब मुझे पक्का यकीन है कि ये नाम तो आपका असली है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा नाम है। साथ ही साइको से पहले डॉक्टर भी आपने लगा दिया। लेकिन थैंक यू सो मच तुम्हारे इस प्यार के लिए जो मेल में लिखा है, और अपने पापा को मेरा हेलो भी बोलना। इसके अलावा संतोष कोनसम, संतोष भाई थैंक यू सो मच, मेल पढ़ा, बहुत खूबसूरत, आपने बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। आप हमेशा अच्छे रहें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।